तारा को किडनैप करवाकर वो उसे शबनम बानो के कोठे तक पहुंचा आया था, मगर वो खत उसने खुद शबनम बानो की तरफ से लिखा था। बेशक उसने जो लिखा था वैसा ही शबनम बानो के कोठे पर तारा के साथ होने वाला था, मगर शबनम बानो के हिसाब से इस सब की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर किसी को इस सब के बारे में मालूम हो जाता तो उसका कोठा खतरे में पड़ जाता और जो जेल होती वो अलहदा। मगर शौकत को तो सलीम मलक हारा हुआ चाहिए था। उसके घर की दरो दीवार को हिलाना ही तो उसका असली मकसद था, जो कि वो अच्छे तरीके से अंजाम दे चुका था। जैसे ही उसका काम पूरा हुआ वो सरशार सा होकर दोबारा अपने फ्लैट में जाने के लिए गाड़ी में बैठकर उसे भगा ले गया। इसका बदला अब आधे से ज्यादा पूरा हो चुका था। इस सब से सलीम की इज्जत और उसके दिल पर जो जख्म लगेंगे उनका मरहम दुनिया के किसी तबीब के पास मौजूद न था। इन्हीं सोचों के जेरे असर वो खुशी से चहकता स्पीड से गाड़ी चलाने में मगन था। कुछ आगे जाकर जैसे ही उसने बाईं तरफ टर्न लिया, सामने ही किसी को सड़क के बीचों बीच खड़े देखकर उसने एक झटके से गाड़ी रोकी। सामने ही कोई हाथ में पकड़ी लाठी को जमीन से टिकाए बड़ा सा काला चोगा पहने भारी काले बूटों में से एक बूट को चंद सेकंड बाद थोड़ा सा उठाकर वापस वहीं रख देता। दराज कद के साथ वो इंसान शौकत की गाड़ी से कुछ फासले पर उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। ओए, मरने का इतना शौक है तो कहीं और जाकर मरो। मिरर नीचे करके गर्दन बाहर निकालकर वो गाड़ी में बैठे बैठे ही दौड़ा। कुछ देर पहले वाला अच्छा मूड अब रास्ते में रुकावट देखकर खराब हो चुका था। जब मेरे दुश्मनों का इस दुनिया पर वक्त खत्म हो जाता है तो उन्हें इस जिंदगी के बोझ से आजाद करने के लिए मुझे आना ही पड़ता है। सनसनाती रात की गहरी खामोशी में उसकी गरजदार आवाज शौकत का दिल दहला गई। अबे जा, पी कर आए हो शायद, जो इस तरह बीच सड़क ड्रामे कर रहे हो। वो झुंझला कर उठा, गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला ताकि इस आदमी को बीच रास्ते से हटा सके, मगर जैसे ही उसने गाड़ी से कदम बाहर रखा उसकी तरफ पुश्त करके खड़े इंसान के होंठों पर पुरस्रार मुस्कुराहट आन ठहरी। आप सब कहाँ जा रहे हैं? हाल में जो कुछ हुआ वो उसने भी देखा। तब से उसे परेशानी हो रही थी। कुछ समझ आया भी और नहीं भी आया, मगर जो भी हुआ था शायद बहुत ही बुरा हुआ था। तभी सब इतने परेशान और गुस्से में थे। अरसल चेंज करते ही उसके करीब आया, उसे दोनों कंधों से थाम कर अपने ऐन करीब किया। नजरें कुछ पल उसके खूबसूरत चेहरे पर जमा कर रखीं। हम सब जहां भी जा रहे हैं बस ये समझ लो कि बहुत जरूरी काम है। तुम दुआ करना कि हम सबको इस काम में कामयाबी मिले। करोगी ना दुआ? वो उम्मीद भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर दुआ करूंगी। आप सब सही सलामत तारा को ले आए, इससे ज्यादा और क्या चाहेगा कोई। उसके ये अल्फाज अरसल को अंदर तक सरशार कर गए। मगर तुम्हारे सवालों का जवाब आज ही देता, मगर नहीं दे सकता। तारा को लाना ज्यादा जरूरी है। नहीं नहीं, मेरे सवाल तारा को घर वापस लाने से ज्यादा जरूरी नहीं है। वो अरसल के नादिम लहजे पर झट दू बदू बोली तो अरसल के चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट छा गई। थोड़ी सी बेवकूफ हो मगर समझदार भी हो। यूं ही तो अरसल मलक तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार नहीं हुआ। ये सब उसने दिल में सोचा, क्योंकि इस वक्त अपनी इन सोचों को लफ्जों का जामा पहनाने का ना तो ये सही वक्त था और ना ही सही मौका। तभी खामोशी से आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर अपने मोहब्बत की मोहर शब्द की। जल्द आने की कोशिश करेंगे हम सब। वो उसके चेहरे को हाथों के प्यालों में भरकर मोहब्बत से चूर लहजे गोया हुआ। अगले लम्हे खुद पर संजीदगी का लिबादा ओढ़कर वो कमरे से बाहर निकल गया। फी अमान अल्लाह। वो चला गया तो नूर ने दिल से उसे अल्लाह के अमान में दिया। 5 मिनट के अंदर अंदर वो सब जाने के लिए तैयार थे। रूप ने अपनी तरफ से कुछ जरूरी सामान झटपट गाड़ी में रखवाया। उसके हिसाब से जो भी सामान उसने गाड़ी में रखवाया है वो सब उस कोठे वालियों का नक्शा तब्दील करने में कारआमद साबित होगा। ये सब सामान वो हमेशा अलग ही रखती थी। इतने कम वक्त में वो उपटन की दुल्हन का लिबास तब्दील करके जीन्स और शर्ट में हमेशा वाली रूप बन चुकी थी। तब तक अरसल और चांद भी तैयार होकर आ चुके थे। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। तुम लोगों के साथ ही वो सब भी वहां पहुंच जाएंगे। जैसे ही वो तीनों इकट्ठे हुए, असवद उनके करीब आकर आस्तगी से गोया हुआ। पहले ही सब लोग बहुत परेशान थे, अब पुलिस का नाम सुनकर वो और परेशान हो जाते। इसी वजह से वो अब थोड़ी एहतियात बरत रहा था। ये आपने बहुत अच्छा कर दिया डैड। मेरे हिसाब से अब इस कोठे का नामो निशान मिट जाना चाहिए, जहां न जाने कितनी मासूम बच्चियों की रोज बोली लगती होगी, कितनी मासूम लड़कियों ने अपनी इज्जत जैसी अनमोल दौलत खोई होगी। यहाँ
अरसल दांत पीस कर गोया हुआ। चांद ने जब्त से मुट्ठियां भींची। अपना तैश वो सही जगह निकालना चाहता था, जबकि रूप के दिमाग की नसें भी तन गईं। शबनम बानो को अच्छा मजा छिकाने का एक बार फिर दिल में पक्का इरादा बांधा। वो तीनों ही मलक हाउस के खारजी हिस्से की जानिब बढ़ गए, जबकि मिशी अभी भी खामोशी से ये सारी कार्रवाई मुलाहजा कर रही थी। ट्रिन 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 बेल जा रही थी, मगर आगे से फोन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। शिट यार, उनका पीछा करते करते उसे काफी देर हो गई थी। आखिरकार उनकी गाड़ी तंग गलियों में दाखिल हुई, जहां जगह जगह चूड़ियों और हार बंदों से लदे फंदे ठेले लगे थे। लोग सुस्त रवि से आ जा रहे थे। औरतें और लड़कियां भी दुपट्टे से बेनियाज चुस्त लिबास के साथ गलियों में घूम रही थीं। ये कैसा अजीब मोहल्ला था। कुछ मन चले लड़के और लड़कियों की छोटी छोटी टोलियां जगह जगह हंस हंस कर बातें करने में मसरूफ थीं। शर्मो हया नामी कोई चीज यहां देखने को नहीं मिल रही थी। घर में किसी को इस बारे में मालूम हो, इससे पहले ही वो तारा को इन लोगों से बचाकर घर ले जाना चाहता था। तभी वो बार बार मुस्तफ़ा को कॉल लगा रहा था, ये जानने के बावजूद कि जब मुस्तफ़ा शाह इन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने निकलता है तो वो किसी की कॉल अटेंड नहीं करता। फिर भी एक भरोसे के साथ वो उसे कॉल कर रहा था, शायद इस बार कोई मौजज़ा हो जाए और मुस्तफ़ा शाह उसकी कॉल उठा ले, क्योंकि भले वो इन लोगों का पीछा कर रहा था, मगर वो तो ये भी नहीं जानता था ये लोग तारा को कहाँ और क्यों लेकर जा रहे थे, और इस बच्ची से किसी की दुश्मनी है या फिर मलक खानदान के लोगों से अपनी दुश्मनी इस मासूम के जरिए निकालने की कोशिश की गई है। उस एक दिन में वो इतना तो जान गया था, ये छोटी सी लड़की मलक हाउस में बसने वाले हर फर्द के दिल में बसती थी। वाह वाह वाह, क्या गिद्ध की नजर पाई है इस खबीस बुड्ढे ने। कसम से वारे न्यारे हो गए आज तो इस कोठे के। बेड पर लेटी इस परी जैसी लड़की को देखकर शबनम बानो की आंखें चमक उठीं। जब लड़कपन में इतनी कयामत है तो जवानी में तो क्या ही कयामत ढाएगी ये लड़की। जाओ जाकर राणा ठाकर को लेके आओ, वो इस हीरे की असली कीमत देगा। होशो हवास से बेगाना बेसुध पड़ी तारा को उसने मानी खेज नजरों से देखा। ठीक है, हम बुला लेते हैं राणा ठाकर को। उन दो आदमियों में से एक बाहर चला गया, जबकि दूसरे ने हैरत से इस बच्ची की तरफ देखा। वैसे शबनम बाई, ये लड़की बच्ची है अभी, आपको नहीं लगता जो आप करने जा रही हैं उसके साथ वो जुल्म होगा? दूसरे आदमी ने अफसोस भरी नजरों से तारा की तरफ देखकर अपने दिल की बात बोल दी, जबकि शबनम बानो ने कहर बरसाती नजरों से उसकी तरफ देखा। दूसरे ही पल चटाक की आवाज पूरे कमरे में गूंजने के साथ इस आदमी का मुंह दूसरी तरफ फेर गई। बदसात, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जबान खोलने की? शबनम बानो तुझे काम के पैसे देती है, तरस तरस खाएगा तो जान से जाएगा। चूड़ियों और कड़ों से भरी कलाई और बड़ी बड़ी अंगूठियों से भरी सारी उंगलियों वाला हाथ नचा नचा कर वो बोल रही थी, चल अब जा यहां से, तेरा काम खत्म हो गया। वो नहुसत से गोया हुई, साथ ही उस आदमी का बाजू पकड़कर उसका रुख बाहर की तरफ घुमाया। खुद भी एक लालची नजर तारा पर डालकर बाहर बढ़ गई। तारा गनूदगी में थोड़ा सा कसमसाई, नशे का असर छुट रहा था। तभी वो आहिस्ता आहिस्ता होशो आवाज की दुनिया में वापस आ रही थी। राणा ठाकर। शबनम ने निहाल होकर सामने मौजूद आदमी का नाम पुकारा। सामने मौजूद 30-35 साला बड़ी बड़ी मूंछों वाला नीले रंग के कुर्ता शलवार पहने, गले में सोने और मोतियों की माला डाले और बार बार अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। क्या हुआ शबनम बानो, आज हमें कैसे याद कर लिया? टांग पर टांग जमाए वो मगरूराना अंदाज में गोया हुआ। अरे हुजूर, आप कोई भूलने की चीज हैं क्या जो याद आएंगे? अरे आप तो इस छोटे से गरीब खाने की शान हैं। शबनम बानो ने भरपूर लगावट का मुजाहरा किया। काफी दिनों से आपने यहाँ का चक्कर नहीं लगाया था, तो सोचा आज आपको बुलाकर आपकी खिदमत कर दें। शबनम बानो का मानी खेज अंदाज वो बखूबी समझता था। तभी चारों तरफ नजर घुमाकर नहुसत से सर झटका। अब क्या आपसे अपनी खिदमत करवानी शबनम बानो? सारी खिदमतें करवा चुके हम तुमसे, सारा माल पुराना हो चुका है हमारे लिए तुम्हारे इस गरीब खाने का। अब ऐसा माल लाओ जो अनछुआ हो। जवानी की दहलीज पर कदम रखती नौखैज जवानी। एक तरह से उसने शबनम बानो को अपनी पसंद से आगाह किया। बदले में शबनम बानो के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट आन ठहरी। अगर ये शबनम बानो आपकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दे
तो क्या कीमत देंगे आप अपनी इस ख्वाहिश की? शबनम बानो का कॉन्फिडेंस काबिले दीद था। राणा ठाकर के चेहरे पर मुस्कुराहट धर आई। पहले हम माल देखेंगे, फिर कीमत लगाएंगे। आखिर हम अपने शौक के लिए कोई भी कीमत अदा कर सकते हैं। वो भी डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आया। चले दिखाते हैं आपको माल। वो भी बिना वक्त जाया किए उठ खड़ी हुई। राणा ठाकर ने भी उसके ताकुब में कदम बढ़ाए। गाड़ी जैसे ही उस रोशनियों भरे 3 मंजिला घर के करीब आकर रुकी तो एहसन को हैरत ने आन घेरा। भला कोई तारा को एक घर से किडनैप करके इस भीड़ भाड़ वाले इलाके के इस घर में क्यों कर लाएगा? बात तफ्तीश के लायक थी। एक तरफ गाड़ी पार करके उसने आसपास के लोगों से इस घर के बारे में पूछताछ की, मगर जैसे जैसे लोग उसे इस मकान की हकीकत बता रहे थे, एहसन खान का दिमाग भग से उड़ रहा था। व्हाट द हेल, ये सब क्या हो रहा है? एक 15 साला लड़की इस कोठे पर? मुझे अभी और इसी वक्त इस लड़की को यहां से ले जाना होगा। एक इज्जतदार घर की लड़की का ऐसी गलियों से गुजरना भी नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी करके अंदर जाना होगा। जोश से इस वक्त काम नहीं लिया जा सकता। इस मकान के बाहर मंडाते 3-4 मस्टंडों को देखकर उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। जब बाहर 3-4 आदमी नसब हैं तो अंदर कितने होंगे? यही सब देखकर वो अपनी गाड़ी की सिमत बढ़ा। कोट उतार कर गाड़ी में उछाला, शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोले, सलीके से जमाए गए बालों को बखेरा, कफ खोलकर कोहनियों तक फोल्ड किए, आंखों में मसनूई खुमार भरकर वो उस जगमगाते घर की सिमत बढ़ा। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये तो ना मेरा घर है और ना ही रूपापी का। चारों इतराफ में नजर दौड़ाकर जब उसे खुद को किसी अनजान जगह महसूस किया तो वो पल में घबरा गई। बेड से उतरकर उसने चारों तरफ घूमकर कमरे का जायजा लिया। एक दरमियाने साइज का बेड, छोटी सी ड्रेसिंग टेबल के आगे शायद हर किस्म के मेकअप का सामान था, एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी। बंद दरवाजा देखकर वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, मगर शायद दरवाजा बाहर से लॉक था। जो उसकी कई बार की गई कोशिश भी इस दरवाजे को खोलने में नाकाम ठहरी थी। कोई है? मुझे यहाँ किसने बंद किया है? आखिरकार उसने बुलंद आवाज में पुकार लगाई, दरवाजा खोलो, कोई है क्या यहाँ? अपने छोटे छोटे हाथों से दरवाजा पीटते हुए वो अब जोर जोर से आवाजें लगा रही थी। ऐसी सिचुएशन से तो शायद कोई बड़ा भी घबरा जाए, फिर वो तो एक बच्ची थी। तभी रूहानसी होकर चिल्ला उठी। उस कमरे के बाहर से गुजरते आदमी ने जैसे ही इस चीखो पुकार को सुना तो तेजी से ये खबर शबनम बानो को सुनाने के लिए उनकी तलाश में निकल पड़ा। हाय रे चिकने, कहां से आया रे तू? इस कोठे में दाखिल हुए अभी उसे पूरी तरह 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि एक लड़की ने उसका रास्ता रोक लिया। भड़कीले रंग के जेब तन किए कपड़ों के साथ चीखता मेकअप। एहसन ने हैरत से इस नमूने को देखा। लगता है नया आया है रे तू। मेरे को मौका दे अपनी मेहमान नवाजी का, देखना खुश कर दूंगी तुझे। एहसन के चेहरे पर शहादत की उंगली घुमाते हुए वो उसके करीब आई। वो जो किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने देता था, इस वक्त जब से लब भींचे खड़ा था। इस 25-26 साला लड़की के हाथों की हरकत अब बढ़ती ही जा रही थी और मुंह से न जाने वो और भी क्या क्या बोल रही थी। शायद ही जिंदगी में कभी एहसन खान ने इस कदर जब्त का मुजाहरा किया हो जिस कदर आज वो जब्त की इंतहा पर था। बिलाखिर ये बर्दाश्त भी इस वक्त जवाब दे गई जब उस लड़की का हाथ एहसन खान के खुले गिरेबान से झलकते सीने पर आकर ठहरा। तब उसने एक झटके से इस लड़की को खुद से दूर धकेला। कोई ऐसी हरकत की शायद इस लड़की को उम्मीद न थी। तभी हैरत की ज्यादती से उसका मुंह खुल गया, मगर फिर दूसरे ही पल उसके चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट आन ठहरी। उफ, क्या अदा है रे तेरी। यहाँ लगा तेरा ये अंदाज। ठाक करके अपने दिल के मुकाम पर उंगली रखकर उसने आंखें बंद करके ठंडी सांस भरी, जबकि एहसन को यही एक मौका गनीमत लगा। उसकी आंखें खोलने से पहले ही पल भर में वो किसी बोतल के जिन की तरह वहां से गायब हो गया। मगर इस सारी सूरत हाल में जो चीज उसकी जिंदगी में पहली बार हुई थी वो था उसका घबराना। पूरा वजूद पसीने पसीने हो गया था। जिंदगी में कोई लड़की उसके इतने करीब ना आई थी और आज जब इत्तफाकी तौर पर आ गई थी तो उसकी हालत देखने के लायक थी। उफ, ये लड़कियां कितनी खतरनाक होती हैं। यूं ही तो मुस्तफा शाह जैसा बंदा भी घायल नहीं। शबनम बानो, वो लड़की को होश आ गया। एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ उसके करीब आया।
अपनी तरफ से उसने काफी परेशानी वाली खबर सुनाई थी, मगर शबनम बानो के चेहरे पर कुछ खास परेशानी के आसार नमूदार नहीं हुए। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, इस लड़की को कुछ देर के लिए काबू में करो, बाकी फिर हमारे राणा साहब देख लेंगे। वो अपने साथ चलते राणा ठाकर को देखकर मुस्कुराई। ऐसा भी कौन सा हीरा ढूंढ लिया है तुमने शबनम बानो? राणा ठाकर को आज उसका हर अंदाज अजीब लगा। दरवाजा अनलॉक करके वो सब एक साथ कमरे में दाखिल हुए। इतने सारे अनजान लोगों को एक साथ देखकर तारा हैरत से 2 कदम पीछे हटी। कौन है आप लोग? और मैं यहाँ कैसे आई? रूपापी, मम्मा, चांद भाई, डैड सब कहाँ हैं? राणा ठाकर और दूसरे आदमी को पूरी तरह इग्नोर करके वो सीधा शबनम बानो से मुखातिब थी, जबकि राणा ठाकर हैरत ज़दा होकर इस मासूम हुस्न को देख रहा था। तारा की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर उसने दाद तलब नजरों से राणा की तरफ देखा, जो हवस भरी नजरें नन्ही तारा के वजूद से आर पार करने की जद्दोजहद में था। अब आंखें ही सेकते रहेंगे या फिर लेन देन की बात भी करेंगे? शबनम बानो ने उसे खोए खोए अंदाज पर चोट की, मगर राणा ठाकर ने तो जैसे तारा के वजूद से नजरें ना हटाने की कसम खा ली थी। उनकी अजीब बातें और उस आदमी की आर पार होती नजरें तारा को बखूबी महसूस हुई। आसपास नजरें दौड़ाकर दुपट्टा तलाशने की कोशिश की, मगर वहां कुछ न पाकर वो 2 कदम पीछे हटी। मैं कुछ पूछ रही हूं आपसे। उन सबको अपनी किसी भी बात का असर ना लेता देखकर वो झुंझला उठी, जबकि शबनम बानो तो जैसे उसकी इस हालत से लुत्फानंदोज हो रही थी। तारा ने हैरत से उसकी तंजिया मुस्कुराहट को देखा। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब लोग कौन थे और बाकी सब कहाँ थे, जबकि वो तो गार्डन में थी। वाह शबनम बानो वाह, कहाँ से ले आई हो ये मोती चुरा के? राणा ठाकर बोला तो शबनम बानो कह कहा लगाकर हंस पड़ी। इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए हुजूर, आप तो बस आम खाइए, गुठलियां हम गिन लेंगे। आपकी सोच से भी ज्यादा खरा सोना है, प्योर अनछुआ माल, और कोई इसे छुए भी ना, ये राणा ठाकुर का हुक्म है। वो गुस्से से धाड़ा तो शबनम बानो के चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट आन ठहरी। वो जानती थी राणा ठाकर ही है जो इस लड़की की सही कीमत दे सकता है। ये तो सिर्फ बोलने की बातें हैं राणा साहब, अब कोठे का माल किसी एक का तो नहीं हो सकता। थोड़ा सा इसकी तरफ झुककर शबनम बानो ने आंख मारी। मगर आज के बाद ये सिर्फ माल मेरा है, जिसकी कीमत मैं तुम्हें अदा करूंगा। वो भी शबनम बानो की लालची तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए अब उसने भी वो पत्ता फेंका जो वो चाहती थी। पैसों की बात सुनते ही पल भर में उसकी आंखें चमक उठीं। जहां वो राणा ठाकर से मुंह मांगी कीमत मिलने की उम्मीद में सरशार हो गई थी, वहीं लफ्ज कोठा सुनकर तारा को अपना दिमाग सुन होता महसूस हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता। हैरत का झटका लगते ही उसे होश भी उतनी ही तेजी से आया। तेजी से शबनम बानो को धक्का मारकर वो बाहर की तरफ भागी, जहां उसकी इस हरकत पर वो आदमी एकदम अलर्ट होकर उसकी तरफ भागा। वहीं शबनम बानो के चेहरे पर पुरसकून मुस्कुराहट बिखर गई। राणा ठाकर ने भी हैरत से उसकी तरफ देखा। लड़की भागने की कोशिश कर रही है और वो पुरसकून खड़ी है। राणा साहब फिक्र ना करें, चिड़िया नई नई कैद में आई है तो चंद रोज फड़फड़ाएगी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी इसे भी। और आप फिक्र ना करें, जब आज से पहले किसी लड़की ने इस कोठे की दहलीज पार नहीं की तो ये तो फिर भी बच्ची है। उसकी बातें सुनकर ठाकर भी पुरसकून हो गया। चंबेली की बेटी की ये हालत देखकर उसके दिल को जैसे अब सुकून मिल रहा था। बरसों पहले चंबेली को मिली इज्जत से जो आग दिल में लगी थी, अब उसकी बेटी की शबनम बानो वो हालत करेगी कि चंबेली जीते जी मर जाएगी। गाड़ी से निकलकर वो आहिस्ता आहिस्ता उस इंसान की तरफ बढ़ने लगा जो इतनी अजीब बातें कर रहा था। दायां हाथ जैसे ही उसके कांधे पर रखा, उस इंसान ने आहिस्ता से अपना रुख उसकी तरफ मोड़ा, मगर जैसे ही शौकत की नजर उस इंसान के चेहरे पर पड़ी, नजरें साकित हो गईं और उसे अपना सांस लेना दो भर लगने लगा। सफेद दाढ़ी, मूंछें, रात में पहना बड़ा सा काला चश्मा, झुर्रियों ज़दा चेहरा, वो इस आदमी को पहचानता था। टीवी में न्यूज दिखाई गई थी जिसमें किसी कैमरे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में इस सीरियल किलर का चेहरा वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। क्या होगा शौकत, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? उस आदमी ने हाथ बढ़ाकर दस्ताने में छुपे हाथ के अंगूठे से उसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों को छूते हुए तंज किया।
बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं तुम्हें इस दर्दनाक जिंदगी से छुटकारा दिलाने जा रहा हूँ। जितना इसका अंदाज सनसनीखेज था, शौकत को अपने पैरों से जान निकलती महसूस हुई। खौफ से चेहरा सफेद पड़ गया। नफी में गर्दन हिलाते हुए उसने पीछे की तरफ कदम बढ़ाए। जितनी स्पीड से वो भाग सकता था भाग रहा था। सफेद मूंछों के तले उसके लब मुस्कुराए। वापस आ जाओ शौकत, अपनी मौत से कभी कोई नहीं भाग सकता। उसकी गजबनाक आवाज जैसे ही शौकत के कानों से टकराई, उसे अपनी रही सही हिम्मत भी कहीं गुम होती महसूस हुई। थोड़ी देर पहले जिस घर में खुशियों का समा था, हर कोई हंस गा रहा था, छोटे से लेकर बड़े तक के चेहरे मुस्कुराहटों से मुज़य्यन थे, अब वही घर किसी वीराने की तरह लग रहा था। हर कोई अपनी अपनी जगह सुन्न हो गया था। चंबेली की हालत तशवीशनाक हो गई थी। उसे गहरा सदमा पहुंचा था, साथ ही उसका बुखार बढ़ता जा रहा था। किरत पिछले 1 घंटे से उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी, मगर कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा था। नीम बेहोशी की हालत में भी वो बस तारा को पुकार रही थी। किरत के खुद का सब्र भी अब जवाब देता जा रहा था। माँ, अपने पीछे से आती पुकार पर वो हैरत से मुड़ी। रूप तो अरसल और चांद के साथ गई थी, फिर उसे किसने माँ कहकर पुकारा था? सामने मिशी के हाथ में चाय के 2 मग देखकर पहली बार वो नरम सा मुस्कुराई। तुमने मुझे माँ पुकारा? उसे अभी भी हैरत हो रही थी। आपने इतने प्यार से मुझे बेटी बनाया है, तो माँ पुकारना तो बनता है। साइड टेबल पर ट्रे रखकर वो भी किरत के ऐन सामने आ बैठी। एक नजर चंद घंटों में बरसों की बीमार लग रही चंबेली पर डाली। जब से वो चांद से निकाह करके आई थी, बाकी सब उसके साथ दोस्ताना रवैया रखे थे, उसे समझ भी रहे थे, सिवाय चंबेली के। वो उसे कुछ बोल तो नहीं रही थी, मगर उससे कोई बात करना भी पसंद नहीं करती थी। शायद उनका गुस्सा जायज भी था। रातों रात आई बहू भला वो कैसे हजम कर लेती? उनका एक बेटा, और इस बेटे को लेकर इतने अरमान। शायद उसकी वजह से उन्हें ठेस पहुंची थी, या फिर जैसी उन्हें बहू चाहिए थी, मिशी उसके मुताबिक नहीं थी। क्या देख रही हो? किरत ने उसे टिकटिकी बांधे देखकर आखिर पूछ ही लिया। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। वो फीका सा मुस्कुराई। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ। आप बहुत देर से जाग रही हैं, थक गई होंगी। नूर को मैंने सुला दिया है, अभी आप भी थोड़ा आराम कर लें। उसके लहजे में फिक्रमंदी देखकर किरत मुस्कुरा उठी। अरे नहीं बेटा, तुम तो देख रही हो चंबेली की हालत को, और फिर घर के सारे बच्चे भी घर नहीं हैं। जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते मुझे सुकून नहीं आएगा, और जब तक तबीयत बेसुकून रहेगी तो नींद भला कैसे आ सकती है? किरत की बातों पर वो सिर्फ मुस्कुरा सकी। सच ही तो कह रही थी वो। माँ इसी का तो नाम होता है। उसकी माँ भी तो ऐसी ही थी। माँ? कुछ सोचकर वो एक बार फिर बोली, कुछ पूछूं आपसे? वो इजाजत मांग रही थी। शायद बात ही ऐसी थी जो उसे इजाजत मांगने की जरूरत महसूस हो रही थी। हाँ बेटा, बिला झिझक पूछो। चाय का कप उठा के लबों से लगाते हुए उसने एक नजर मिशी के परेशान हाल चेहरे की सिमत देखा।